Hey guys, welcome back. In this session, we will continue our numerical series based on AFM. Okay, in our previous session, we generally gone through numericals from module A, and today we will practice questions based on module C. Okay, तो अगर हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल सी का, दिस इज काइंड ऑफ फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स. यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से आपको एग्जामिनेशंस के अंदर न्यूमेरिकल्स टेस्ट किए जाते हैं. ठीक है, सो बेसिकली लाइक ऑल दीज न्यूमेरिकल्स आर फार्मूला ड्रिवन. यहाँ पे अगर आपको बेसिक इनका पता है, इनके फार्मूलाज पता है, तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं. तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग समझेंगे कि जो आपकी मैकमिलन की बुक है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, एंड उन्हीं से रेफरेंस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, तो जिनको हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं. एंड बिलीव मी गाइज, जो जिनके अंदर भी न्यूमेरिकल वाला फेयर है वो आपका दूर हो जाएगा. एंड लाइक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ये चीज़ कि एएफएम के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूरे के पूरे फॉर्मूला ड्रिवन होते हैं. तो जैसे अगर हम लोग मॉड्यूल सी की बात करें तो इसमें रेशियो एनालिसिस है, या फिर कैलकुलेशन ऑफ वाई टी एम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. इसके अलावा अगर हम लोग बात करें फॉरेक्स मार्केट, सो यहाँ पे जो बेसिक बेसिक एरिया, जैसे आपका बॉन्ड वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको बोल सकता है फेस वैल्यू, या इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट के अंदर सिर्फ एक न्यूमेरिकल बनता है जो बनता है आपका क्रॉस रेट से. हाँ, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो बनते हैं कहाँ से? मॉड्यूल सी के यूनिट 2, जो कि है आपका रेशियो एनालिसिस. तो जिसके लिए बेसिक रेशियोज के बारे में आपको पता होना जरूरी है, और उन रेशियोज से रिलेट करते हुए या उनका यूजेस कैसा होता है एंड ऑल, वो चीज़ होना आपको बताए. तो समझते हैं सेशन को. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल सी के डिटेल सिलेबस का, कौन कौन से यूनिट्स इसमें हैं. तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं. इफ यू टॉक अबाउट मॉड्यूल सी, सो इट इज लाइक यूनिट 20th विच इज रेशियो एनालिसिस, जहाँ से यू विल डेफिनेटली फेस 3 to 4 questions based on ratios calculation. Okay, then we have calculation of interest in annuities. You'll hardly get question from this particular unit. Then we have calculation of yield to maturity. तो bonds के ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, और अगेन क्वेश्चन टाइप विल बी वेरी बेसिक. एंड फॉरेक्स अर्थमेटिक्स, ये नाम से फॉरेक्स अर्थमेटिक है, बट अदरवाइज लाइक क्वेश्चंस विल बी लाइक मैक्सिमम टाइम जब भी फॉरेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया वो क्रॉस रेट के ऊपर पूछा गया या वैल्यू डेट के ऊपर. तो क्रॉस रेट कैलकुलेशंस कैसे होते हैं वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे. इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको बोल सकता है. ओके, देन वी हैव कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन. सो फॉर दिस पर्टिकुलर वन वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लाइक एनपीवी जो सबसे ज्यादा यूज होता है, देन आईआरआर एंड पे बैक पीरियड. तो एनपीवी कैलकुलेशन आपको आना जरूरी है, और उसके यूजेस कैसे होते हैं. सो अगेन वी विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन ओनली. इक्विपमेंट लीजिंग एंड लीज फाइनेंस थियोरटिकल. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जहाँ पे बेसिक वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना, देन उसके बेस पे आपका करंट रेशियो कैलकुलेट करना. डेरिवेटिव्स, अगेन बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स जो आपको पता होना है. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके. एंड अगर हम लोग ओवरऑल बात करें नंबर्स की, तो सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स आपके हैं छोटे छोटे इसी में आपको मिलेंगे. एंड अदर्स में क्या है ना, इफ यू टॉक अबाउट दी मॉड्यूल बी, सो वहाँ पे अकाउंटिंग है. अकाउंटिंग इज नॉट अ न्यूमेरिकल्स. बेसिकली वो क्या है, आपका जो अकाउंटिंग मेथड्स हैं वो आपको पता है, कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा क्रेडिट होना है. तो वो अकाउंटिंग रूल के बेस पे ड्रिवन होता है, उसको बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं बोलते. बट स्टिल आई विल हैव अ सेशन ऑन मॉड्यूल बी ऑल्सो, तो जहाँ पे हम लोग मॉड्यूल बी के जो मेजर अकाउंटिंग है, जैसे आपका जो फाइनल अकाउंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट्स या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, या फिर आपका जो कंपनीज पोजीशन विच इज कॉल्ड बैलेंस शीट, तो उनसे रिलेट करते एरियाज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो गाइज स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. आई होप यू गॉट अ फेयर आइडिया अबाउट द मॉड्यूल सी. अब मॉड्यूल सी के अंदर सबसे पहला जहां से न्यूमेरिकल्स की शुरुआत होती है वो है आपका रेशियो एनालिसिस. ओके, सो आई कम टू द रेशियो एनालिसिस, द नंबर्स इन ऑल. बिफोर दैट पर्टिकुलर वन, सो यहाँ पे देखो, इफ यू सी द मैकमिलन बुक ना, तो वहां पे आपको मैकमिलन की बुक के अंदर एक भी क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल का नहीं दिया गया. अगर इस बार वाला बुक को अगर आप देखते हैं जो लेटेस्ट एडिशन है, हाँ, वहां पे आपको फॉर्मूलाज दिए गए. अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दिल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. ओके,
एंड क्वेश्चन सेट कैसे प्रिपेयर होंगे 3 फॉर्म में, वो तीनों फॉर्म में आपको जस्ट बैक टू बैक कराने वाला हूँ, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जितने भी कैंडिडेट्स इस सेशन को देख रहे हैं, तो आप ये वाला जो पोर्शन है ना, जहाँ पे बेसिकली जैसे कोई रेशियो है, जैसे सपोज दैट आपकी स्क्रीन पे है करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है आपका कि किसी एसेट्स मतलब कोई भी कंपनी की जो शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन है उनको कैसे वो मीटअप करेगा, तो उसके लिए उनके पास कितने करंट एसेट्स हैं। ओके, सो हाउ टू डील विद दी शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस वी जनरली, और हाउ दैट कंपनी विल डील विद देयर शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशंस, सो उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है आपका करंट एसेट से, करंट रेशियो से, विच इज रेशियो इज वेरी बेसिक, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। ओके, अब यहाँ पे इसका जो यूजेस है, ठीक है, आप लाइक बीइंग अ फाइनेंशियल एनालिस्ट हाउ यू विल यूज दैट पर्टिकुलर डेटा, तो उसके लिए आपको ना हर एक जो एप्लीकेबिलिटी है आपका हर एक रेशियो की, वो यहाँ पे दिया गया। जैसे a current ratio between 1.2 and 2 may be considered satisfactory, तो ऐसे आपके ये जो एरियाज है ना, इनको जरूर गो थ्रू कीजिएगा अबाउट ईच एंड एवरी रेशियो, ठीक है। जैसे लिक्विडिटी रेशियो आपका है, ठीक है, सो लिक्विडिटी रेशियो में लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, सो अगेन क्विक रेशियो above 1 may be considered satisfactory, सो ऐसे जो आपको कंसिडरेशंस आपके दिए गए हर एक रेशियो के अंदर इनको जरूर पड़ेगा, ये हाफ मार्क्स दिलाने में आपको काफी मदद करेंगे। या फिर अगर वो केसेस देता है तो उस जैसे कंपनी ए और बी या सी तीनों में कंपैरिजन अगर आपको करना होता है, तो वहां पे ये जो एरियाज है ना जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलो, ये तो एक बेसिक आप लोगों के लिए काइंड ऑफ होमवर्क है। नाउ वी विल स्टार्ट विद न्यूमेरिकल्स। तो पहला क्वेश्चन, अब जो रेशियो एनालिसिस है उनके ऊपर 3 तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म किए जा सकते हैं, ठीक है। सो देयर आर 3 ways in which examiner they can form questions based on ratio analysis. One is kind of indirect question, another one is case based question, and third one is straightforward question. तो ये तीनों ही टाइप्स को हम लोग 1 by 1 आपका प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, a company has 5 lakh shares and its net profit after tax is rupees 25 lakh. The current market price is 70 rupees. Find the PE ratio. Okay, तो यहाँ पे number of shares आपको दिया गया कितना, 5 lakhs, and this is called profit after tax. PAT is 25 lakhs, and the current market price is 70 rupees for this particular company. So you have to calculate PE ratio for this particular firm. Now अब यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होती है वो है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूलाज आपको एक पेज पे लिख लेने, उनको आप बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द पी रेशियो, सो पी रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका, पी रेशियो इक्वल टू योर करंट मार्केट प्राइस, just a minute, so current market price divide by EPS, अर्निंग पर शेयर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट दे दिया। जैसे अगर आप क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, सो यू हैव करंट मार्केट प्राइस विच इज 70 बट वी डोंट हैव EPS। ओके, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले कैलकुलेट करना होगा EPS को। ओके, सो नाउ एक और फॉर्मूला जो आपको जिसकी जरूरत है दैट इज EPS। सो EPS इक्वल टू, EPS का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट डिवाइड बाय number of shares. Okay, number of shares, yeah, outstanding shares. So profit after tax in this particular case is 25 lakhs and number of shares are 5 lakhs. Okay, तो कितना हो जाएगा आपका, so your EPS earning per share is rupees 5 for this particular company, ठीक है। अब हमें EPS मिल गया, so EPS is 5. Now you can easily solve this particular question. Okay, so current market price 70, EPS is 5, so your outcome will be 14. Okay, so 14, the PE ratio for this particular price to earning ratio for this particular company is 14. Okay, so देखो guys क्या हो रहा है यहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चंस जो यूजुअली वो आपका अगर पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट लेवल है या इजी टू मॉडरेट है, तो वो आपको 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन देगा। अगर टफ लेवल पर आता है तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रेशियोज जिनको हम लोगों ने एक क्वेश्चन के साथ सॉल्व किया, ठीक है। सो पहला आपको एक्चुअल में कैलकुलेट करना था पी रेशियो, बट पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें EPS चाहिए होता है जो आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, ठीक है। कई बार क्या होगा, वो डायरेक्टली आपको करंट मार्केट प्राइस EPS दे देगा विद अदर इंफॉर्मेशन,
तो जिसके हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आया सबको? आई होप यू गेट दिस पर्टिकुलर वन. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आपको मिल सकता है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है. सो कैलकुलेट प्राइस टू अर्निंग रेशियो. अगेन आपको पी रेशियो कैलकुलेट करना है. व्हेन द मार्केट प्राइस पर शेयर इज 560, अर्निंग पर शेयर इज 140 एंड द डिविडेंड पर शेयर इज 40. अब देखो यहाँ पे उसने कैंडिडेट्स को जस्ट कंफ्यूज करने के लिए एक स्टेटमेंट डाला है डिविडेंड का. देयर इज नो यूज ऑफ डिविडेंड वाइल कैलकुलेटिंग पी रेशियो. ओके, तो पी रेशियो क्या बताया था आपको? प्राइस टू अर्निंग रेशियो इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय current market price divided by EPS. Okay, so your current market price is in this particular case 560 and your EPS is 140. Okay, so what will be your outcome? 4 will be correct answer for this one. So P ratio for this particular company is 4 in this particular case. अब देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. सेकेंड टाइप जो आपको ऐसा मिल सकता है एग्जामिनेशंस के अंदर, तो जहां पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशंस करने की जरूरत होती है. नाउ वी विल कम टू द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको कैसे देखने के लिए मिल सकता है. ठीक है, तो जहां पे आपको कुछ ऐसे नंबर्स एक केसेस आपको मिलेंगे. ठीक है, तो बेसिकली ये टाइप सबसे ज्यादा आपका टेस्ट किया जाता है. ठीक है, बिकॉज विद दिस वन केस दे कैन आस्क यू मल्टीपल क्वेश्चंस. ओके, तो आपको एक ऐसा किसी कंपनी का बैलेंस शीट का डेटा या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेटा दे देंगे और उस डेटा में से फिर आपको वो बैक टू बैक 5 to 7 क्वेश्चंस आपका पूछ लेंगे. ठीक है, और देखो पहली चीज आपको इस डेटा को देख के ना बिल्कुल भी नहीं घबराना है. ठीक है, सो देखो क्या होता है, लाइक यू जस्ट हैव टू पिक नंबर्स. जैसे ये क्वेश्चन अभी बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा जिससे आपको एक सॉलिड आइडिया लगेगा. एंड कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी एफएम की क्लास में बैठो कैलकुलेटर आप कैलकुलेटर से चीजों को प्रैक्टिस कीजिए. एग्जामिनेशंस में अलाउ है, कैलकुलेटर लेके जाइए. ठीक है, और बेसिक कैलकुलेशंस के लिए उसको यूज कीजिए. तो क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कंसीडर द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के बारे में हमें कुछ डेटा आपका जो कि दिया गया है. ठीक है, सो जिसमें आपके ये कंपनीज की लाइबिलिटीज हैं और ये कंपनी के एसेट्स हैं. ठीक है, अब इसी के बेसिस पे वो आपको क्वेश्चन पूछने वाला है. ठीक है, तो पहली चीज आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज के ऊपर. तो इसके ऊपर मैंने सेशन किया है, उसको गो थ्रू करें. बिकॉज अगर आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बिल्स पेबल्स इज करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी और आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कैलकुलेट करंट एसेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्म. तो इस पर्टिकुलर कंपनी के करंट एसेट्स आपको कैलकुलेट करने के लिए बोले गए हैं. ठीक है, सो करंट एसेट्स आपका, अब देखो ये बहुत ही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इसमें करंट एसेट्स क्या क्या है, एसेट साइड में हम लोग आ जाएंगे. ठीक है, सो करंट एसेट्स क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग क्या है आपका? नॉन करंट है. सो दिस इज नॉन करंट एसेट्स. लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉन करंट एसेट्स. ओके, नॉन करंट. एंड अगर हम लोग बात करें बिल्स रिसीवेबल्स, सो करंट एसेट्स, तो एक तो ये आपका ऐड हो जाएगा. ठीक है, कैश आपका करंट एसेट्स, ये भी ऐड हो जाएगा आपका. फर्नीचर नॉन करंट एसेट्स. ओके, सो नॉन करंट एसेट्स ये नहीं होगा, दैट मीन्स. एंड डेटर्स करंट एसेट्स एंड स्टॉक करंट एसेट्स एंड प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट्स. ओके, तो ये अब आपके पास आपके नंबर्स पता है आपको. ठीक है, जस्ट आपको इनको कैलकुलेट करके चलना है. तो करंट एसेट्स कहाँ कहाँ पे लिखा है हमने? सो 40,000 प्लस 1,40,000. ओके, प्लस 50,000, सो 1,90,000 and 20,000. Okay, so 2,10,000. So 2,10,000. Okay, so what will be your correct answer? 2,10,000. Option A will be correct answer for this particular question. I hope you get this particular point. Okay, so option A 2,10,000. तो हमें क्या करना था? जस्ट आपका इनको ऐड करना था 40,000, 1,00,000 and 50,000 and 20,000, and the sum of these all 4 figures is 2,10,000. तो करंट एसेट्स ऐसे ही हो, आपको करंट लाइबिलिटी या अदर्स ये भी कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है या अदर्स. अब इन्हीं के ऊपर आपको फॉर्मूलाज भी दिए जा सकते हैं. एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप पॉज करके देख सकते हैं. अब इसी केस के ऊपर जैसे मैंने एक और क्वेश्चन बनाया है जिसमें आपको कैलकुलेट करना है
क्विक रेशियो. ओके, सो ये थोड़ा सा मिस हुआ है. सो इट इज कैलकुलेट क्विक रेशियो. अब इसी में आपको उन्होंने क्या दे दिया, क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए दे दिया बेस्ड ऑन सेम केस. ओके, अब ऐसे बहुत सारे, वो आपको कुछ भी अदर रेशियोज भी कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है. तो क्विक रेशियो क्या होता है आपका, क्विक रेशियो इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटीज. इसको हम लोग एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं. ठीक है, एसेट टेस्ट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है और बहुत बार टेस्ट होता है. ठीक है, अब क्विक एसेट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, क्विक एसेट्स. ओके, सो क्विक एसेट्स मैं यहां पे लिख देता हूं. सो क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक. अब ये चीज आपको पता होना जरूरी है, द फॉर्मूला ड्रिवन, जैसे मैंने आपको बताया. सो करंट एसेट्स कितने हमने कैलकुलेट किए थे इसके लिए, पिछले केस में आपका करंट एसेट्स 2,10,000. ठीक है, सो 2,10,000 आपका है करंट एसेट्स. अगर माइनस कर दो स्टॉक को, ठीक है, सो 2,10,000 माइनस स्टॉक अगर हम लोग कर देते हैं, ठीक है, सो इट इज 1,90,000. ओके, सो योर सो इट इज, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, करंट एसेट्स is 2.10 lakh and minus stock is 20,000. Okay, so outcome is 1.90 lakh. So now you can easily solve this one. 1.90 lakh divide by current liabilities. Okay, quick liabilities, sorry. So quick liabilities, आपका liabilities में क्या है, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा. ठीक है, so क्या होगा आपका 10 plus 10. Okay, so these are your quick liabilities. So which is 1,30,000, sorry 1,10,000, 1.10 lakh. तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. इक्वेशन कई बार क्या होती हैं आपका, बहुत इजी होती हैं, बट आई ऑलवेज रिकमेंड कि ट्राई विद कैलकुलेटर ओनली, बिकॉज कई बार ना छोटी छोटी गलतियां होती हैं, तो वो गलतियां मैं नहीं चाहता आप एग्जामिनेशंस के अंदर करो. ठीक है, so it is 1.72 is to 1, 1.7 is to 1. So option A will be correct answer for this particular one. ठीक है, so 1.7 is to 1 is the quick ratio or the asset test ratio for this XYZ firm. I hope you got a fair idea about like what kind of questions you guys are going to face about from this particular unit which is called ratio analysis. तो यहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल क्वेश्चंस, तो 3 फॉर्म में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे. 3, वो 3 फॉर्म कौन कौन से, एक आपका जहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, जैसे ईपीएस, हमें पी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ईपीएस का रिक्वायरमेंट था, तो वो हमने समझा. ठीक है, देन अदर्स जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है, जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, हाफ मार्क्स. देन तीसरा आपका जहाँ पे आपको एक केस दिया गया था, उस केस के बेसिस पे आपको डेटा पिक करना है और आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो जैसे आपको इसी केस के ऊपर ना आपको 5 to 7 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो अराउंड आपको 10 to 12 क्वेश्चंस देके मार्क्स देके जाएंगे. तो उसी तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो एनालिसिस, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस एंड मिक्स क्वेश्चंस का एक बंडल. तो फ्रॉम द गिवन डेटा कैलकुलेट करंट रेशियो. अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसे भी हो सकता है करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए. सो करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज. तो अगर आप इस इक्वेशन को फिल करेंगे ना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. करंट एसेट्स, कैश करंट एसेट्स, ओके 70,000, कैश इक्विवेलेंट्स 1,40,000 एंड स्टॉक अगेन करंट एसेट्स. सो प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स. सो इन सबको ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाय आपका 2 लाख, 70,000, 2 लाख 10,000 एंड 5 लाख 50,000, 6 लाख, 6 lakhs डिवाइड बाय, सो आपका क्या हो रहा है 6 lakh डिवाइड बाय 2 lakhs. Okay, so 3:1 will be correct answer for this one and you'll get 1 marks for this particular one. ठीक है, so option B will be correct answer for this one. Next question guys, from the given data calculate debt to equity ratio. तो आपको debt to equity ratio पता होना चाहिए. ठीक है, so total debt या total liability divide by equity. Okay, so डेट टू इक्विटी है ना, तो इक्विटी लाइबिलिटी डिवाइड बाय इक्विटी. सो इक्विटी लाइबिलिटी कितनी है आपका 1 लाख एंड इक्विटी इज 2.5 lakhs. ओके, तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इट विल बी 0.4, सो 0.40. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट वन गाइज, यू हैव टू कैलकुलेट इक्विटी रेशियो. ओके, सो अगले केस में आपका इक्विटी रेशियो. सो इक्विटी रेशियो इज basically your
शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर, इसको हम लोग कैसे, इक्विटी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स. ओके, टोटल एसेट्स. आई होप अब सॉल्व हो जाएगा. सो शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल 1 लाख एंड रिजर्व इन सरप्लस. तो ये दोनों ही आपके क्या है, शेयर होल्डर्स फंड्स हैं. ठीक है. सो इट इज 3.45 लैक्स डिवाइड बाय करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टोटल क्या होगा, टोटल एसेट्स. सो 2.5 एंड 7.5 लैक्स. ओके, 7.5 लैक्स. तो जो आपका आउटकम होगा दैट विल बी योर करंट रेशियो फॉर दिस वन. इट विल बी 0.46. ठीक है. तो अब हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन या इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे. ठीक है. कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे. एक और क्वेश्चन आपका, अगेन जैसे मैंने आपको दिया था छोटा सा. सो एक इक्वेशन आपको XYZ लिमिटेड का बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया गया जिसमें जिसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो. ओके. सो बैलेंस शीट में से अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. तो करंट रेशियो इक्वल टू current assets divided by current liabilities. Okay, so current liabilities, so current assets are this 5,13,461 divided by 10,80,270. तो अगर आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं 5,13,461 डिवाइड बाय 10 लाख, सॉरी 5,13,461 divided by 10,80,270. Okay, so it is equal to 0.47. ठीक है. So 0.47, that means option B will be correct answer for this particular question. Okay, तो केसेस को देख के आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है. और बेसिकली ये बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है. ठीक है, जहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूलाज को याद रखना है, थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस कीजिए. सो दिस विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. इसके अलावा जैसे कुछ और रेशियोज आपके हैं. ठीक है, जैसे ये अगेन आपको एक डेटा दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट से रिलेटेड. सो कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया गया है, ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सॉरी, ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट. सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स. ठीक है. सो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स. अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट, आपका ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया, आपको नहीं दिया गया. ठीक है. सो आपको पहले कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक. सो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा आपका, सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके. सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा. सो इट इज लाइक दिस. इसको हम लोग नेट सेल्स भी बोलते हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू नेट सेल्स. इट इज इक्वल टू नेट सेल्स. ओके. सो आपके पास नेट सेल्स तो है बट आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,80,000 माइनस 1,20,000, so which is 60,000. ठीक है. सो आपका ग्रॉस प्रॉफिट इन दिस पर्टिकुलर केस इज 60,000. नाउ अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो इट इज ग्रॉस प्रॉफिट इज 60,000 एंड नेट सेल्स इज 1.80 lakh. ओके. सो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चित्र 18. सो इट इज 0.33. सो अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 33.33%. ओके. सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके. तो इस तरीके से कई बार वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस दे देगा और कई बार इस तरीके से थोड़ा सा आपको घुमा करके क्वेश्चंस को दे देगा. सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज पर्टिकुलर फॉर्मूलाज एंड थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है. सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो पहले आप देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम लोग बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होता है आपका, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, EBIT, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड. अब आपके पास
इबिट है, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू करंट एसेट्स, सॉरी टोटल एसेट्स माइनस करंट एसेट्स, ठीक है। सो टोटल एसेट्स कितने हैं आपके 1200 करोड़ एंड 12,000 करोड़ एंड 2,000 करोड़ आपके करंट एसेट्स, सो दैट मीन्स 10,000 करोड़ आपके क्या हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10,000 करोड़ इन दिस पर्टिकुलर केस। सो अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इबिट कितना है आपका 4,000 करोड़, 4,000 करोड़ डिवाइड बाय 10,000 करोड़, ओके 10,000 करोड़। सो व्हाट विल बी योर आउटकम, आउटकम कितना होगा 0.4 या 0.25, 0.25। सो 4,000 करोड़ डिवाइड बाय 10,000 equal to 0.4. So 0.4 option B will be a correct answer for this particular one. समझ में आया? So option B will be correct answer. If you face any problem with any solution or any terminology, please do mention into the comment section, ठीक है। So आप अपनी queries को comments में लिख के बताइएगा। So तो मैं एक आपको fair idea देना चाहता हूँ before your examinations कि हाँ कि जो न्यूमेरिकल वाला फेयर है एएफएम के अंदर से, पहले तो आप उसको निकालिए किस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। तो कुछ रिकलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं, कुछ आपका जैसे जो हमारा मैकमिलन का बुक है उससे रिलेट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन, रेशियो एनालिसिस के ऊपर उसके क्वेश्चन नहीं थे तो इसलिए वहाँ से क्वेश्चन हमें नहीं मिले, तो डायरेक्टली मैं आपका रिकलेक्टेड या अदर्स उनको लेके आया हूँ। अब आपको मैकमिलन के क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं सारे, ठीक है। तो अगला जैसे ये जो क्वेश्चन ये बेस्ड है किसका, यू हैव टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है आपको इस पर्टिकुलर केस में, अ स्टूडेंट परचेज अ कंप्यूटर बाय ऑब्टेनिंग अ लोन ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको ऐसा ही कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है बेसिकली। दी कंप्यूटर कॉस्ट इज 60,000 एंड इंटरेस्ट रेट इज 12% per annum simple interest if the loan is to be paid back in 2 years, okay। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या कैलकुलेट करना है, एसआई, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है आपका P इंटू आर इंटू टी। तो आपके पास सारे फिगर्स दिए गए हैं, प्रिंसिपल कितना है आपका 60,000, 60,000, आर इज 12%, सो 12% को अगर आप नंबर्स में करेंगे सो इट इज 0.12 इंटू टी आपका 2, ठीक है। सो यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट, the amount of total interest paid and the total amount paid, ठीक है। सो टोटल इंटरेस्ट इन्होंने कितना पे किया इस लोन के ऊपर, सो इट इज 60,000, 60,000 इंटू 0.12 इंटू 2, सो इट इज द टोटल इंटरेस्ट। सो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, सो इंटरेस्ट इज 14,400, ओके। एंड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अगर हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा, so it is 60,000 principal plus 14.40 is your interest, okay। So total 74,400 is the principal plus interest amount, okay। So for first question it is 14,400 and for second one 74,400, so this will be your answers, okay। so ये क्वेश्चन जो कि बेस्ड है आपका किसके, सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो हार्डली आपको पूछता है, अगर पूछ भी लेता है ना आपको बिल्कुल भी इसके लिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया होगा तो वहाँ पे मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ा और सीआई एसआई तो बहुत ही कॉमन आपका है, सो विल नॉट वेस्ट मच टाइम हियर, ठीक है। जैसे अगला हमारे पास था सी क्वेश्चन क्या है आपका, मोहन इन्वेस्टेड 5,000 रुपीज इन एफ डी फिक्स डिपॉजिट विद एन इंटरेस्ट ऑफ 9.8%, हाउ मच इंटरेस्ट हिल गेट, सो आई इक्वल टू पी इंटू आर टी। तो इस तरीके से आप इसको पी आर टी इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 980 रुपीज इंटरेस्ट हिल गेट इन 2 years, ओके। नेक्स्ट वन हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल फॉर अ लोन ऑफ 1 lakh at interest of 12% per annum to be repaid in 12 months, EMI will be। अब देखो ये क्या है, टोटली आपका EMI का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सो टोटल फॉर्मूला ड्रिवन क्वेश्चन है, सो यू जस्ट हैव टू पुट दीज पर्टिकुलर नंबर्स इन दिस फॉर्मूला। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो EMI जैसे हमारे पास है P इंटू आर 1 प्लस आर द पावर एन डिवाइड बाय 1 प्लस आर द पावर एन माइनस 1, ओके। सो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसके लिए, EMI के लिए। तो अगर आप ये डेटा को सिर्फ इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, यू विल गेट योर एब्सोल्यूट नंबर, ठीक है। सो EMI
in this particular case is 8,885 rupees. Okay, तो यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम लगाएं, ठीक है। जैसे एनपीवी वाला क्वेश्चन आएगा इसके बाद, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको रिक्वायर्ड होगा, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला हमारे पास बॉन्ड वैल्यूएशन के ऊपर है, ठीक है। सो ये बॉन्ड का फॉर्मूला आपके लिए मैंने लिखा है, और देन अगेन इफ यू लूज दिस पर्टिकुलर वन तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। प्लस माइनस या इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि एटलीस्ट मतलब ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर्मूला को लिखिए, उसके बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस जिनको आप याद रखिए, और फॉर्मूलाज को थोड़ा सा याद रख लेंगे ना, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वो आपका जैसे बेसिक क्वेश्चन हुआ आपका सी आई कैलकुलेशन, या फिर एस आई कैलकुलेशन, या फिर आपका ई एम आई या बॉन्ड वैल्यूएशन या अदर्स, सो ये सब हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो इफ ये क्वेश्चन बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है, आपका फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज जनरली बेस्ड ऑन फॉरेक्स, ठीक है, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एंड कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन क्रॉस रेट, ओके। सो क्रॉस रेट एंड रूल इज चेन रूल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन रूल। क्रॉस रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। केसेस क्या होते हैं, सपोज दैट देर इज अ करेंसी ए, जिसके लिए हमारे पास डायरेक्ट लाइक देर इज अ करेंसी पेयर ए एंड बी, एंड वी हैव अ डायरेक्ट कोटेशन बिटवीन दीज टू करेंसीज। देर इज वन अनदर करेंसी सी, जिसके बीच में ए और सी का डायरेक्ट कोटेशन है, बट वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट कोटेशन बिटवीन दिस बी एंड सी, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है, जैसे सपोज दैट दिस इज डॉलर एंड दिस इज INR, इंडियन रुपी, INR, एंड दिस इज सपोज दैट यूरो, ठीक है। सो एक ऐसा केस लेके चलिए जहाँ पे सपोज दैट $1 के लिए आपका कितना रुपया पे करना है, ठीक है। दैट इज लाइक वी हैव डायरेक्ट कोटेशन। $1 के लिए कितना यूरो आपका पे करना है, उसके लिए भी हमारे पास डायरेक्ट कोटेशन है। बट ₹1 के लिए कितना यूरो पे करना है, या €1 के लिए कितना रुपये पे करना है, इन करेंसी के बीच में, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, सपोज दैट देर इज नो डायरेक्ट कोटेशन, ओके। सो डायरेक्ट कोटेशन इज लाइक जैसे जहाँ पे हम लोग एक करेंसी की वैल्यू को दूसरे करेंसी में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कोटेशन नहीं था। अब सपोज दैट आप यहाँ से यूरोप गए, तो आपको INR को यूरो में कन्वर्ट करना होगा। तो फॉर दैट पर्टिकुलर सेक फर्स्ट हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे किसको, यहाँ पे बेस करेंसी को। दोनों के केस में बेस करेंसी कौन है, डॉलर है, ठीक है। तो पहले हम लोग INR को कन्वर्ट करेंगे किसमें, डॉलर में, ठीक है। सो INR में डॉलर। अब जितने, जैसे सपोज दैट 10,000 INR इक्वल टू जितने भी डॉलर आपको मिले, उसी सेम अमाउंट से आप कन्वर्ट करोगे किसमें, आपका यूरो के अंदर, ठीक है। उतने डॉलर से आप यूरो खरीद लोगे। तो इस तरीके से आपका कन्वर्जन होगा, एंड दिस कन्वर्जन, ये जो हमने फॉलो किया ना, दिस इज कॉल्ड क्रॉस रेट, एंड रूल इज जनरली नोन एज चेन रूल, ओके। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, चेन रूल। तो अब कई बार क्या हुआ है ना एग्जामिनेशंस के अंदर, वो आपको मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, वो आपको क्या करता है, ऐसे ही फिगर्स आपको दे देगा कि आपका जो मेबॉर, आपका $, INR रेट इज दिस, एंड लंदन में आपका लिबॉर में यूरो एंड डॉलर रेट इज दिस, ओके। एंड वो आपको मेंशन कर देगा कि फॉर आर्गुमेंट सेक सपोज दैट देयर इज नो डायरेक्ट कोटेशन बिटवीन INR एंड यूरो, सो how you will convert this particular one. So या आपको लिख सकते हैं कैलकुलेट INR यूरो रेट बाय यूजिंग चेन रूल या क्रॉस मेथड, ठीक है। तो चेन रूल क्या, ये क्रॉस मेथड है, और इस हमने ये जो मेथोलॉजी यूज की है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, चेन रूल के नाम से आपका जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, अब देखो अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ये तो मैंने थोड़ा सा इसका बेस आपको बताया। If the Mumbai market $1 equal to 74.8450 and for 545, तो ये आस्क रेट एंड बिड रेट दोनों दिए हैं, एंड लंदन मार्केट $1 equal to this euro, okay. We will get $1 for this, and for $1 we will get this much of euros. So can we form these chain rules, and how we will convert 1 INRs into euro and all, so that kind of situation. तो अब हमारे पास जैसे मैंने आपको ये बताया, यहाँ पे सीक्वेंस सेम चीज़ आपका, जैसे हाउ मैनी रुपीज इक्वल टू €1, कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे,
तो इफ 0.9027 यूरो इक्वल टू $1 जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सो 1 यूरो इक्वल टू क्या हो जाएगा 74, मतलब $1 का रेट कितना है 74.8455, ठीक है। दिस डिवाइड बाय आपका जो यहाँ पे रेट दिया गया, ठीक है। सो रेट इज 90, $1 इक्वल टू यूरो 90 इज दिस, तो आपका रेट निकल के आ जाएगा 82.92। सो 1 यूरो इक्वल टू दिस मच ऑफ INR। तो कई बार मतलब ये बहुत रेयरेस्ट केसेस में आपको पूछता है। थियोरेटिकल एस्पेक्ट इसका बहुत बार टेस्ट किया जाता है, चेन रूल क्या होता है, क्रॉस रेट क्या होता है, ऑल। बट कई बार वो आपको ऐसे क्वेश्चन देता है, और जब भी देता है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। तो इससे आसान क्या हो सकता है 2 मार्क्स लेने के लिए, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसको समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी चाहिए, ठीक है। सो आपको ये जो क्रॉस रेट मैंने आपको समझाया है ये आपको क्लियरली होना चाहिए। बाकी तो ये क्या है, जस्ट आपको नंबर्स, मतलब अगर $1 के लिए हम लोग इतना रुपए पे कर रहे हैं, तो हम लोग पहले रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, उसी डॉलर से हम लोग डायरेक्टली यूरो खरीद लेंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक्सचेंज रेट आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट्स के थ्रू आपका लिख के जरूर बताइएगा, ओके। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो इफ ए स्टार्ट अ बिजनेस बाय रेजिंग टोटल फंड्स 5 lakh rupees 500 lakhs to meet its requirements as okay this। तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? दिस इज क्वेश्चन इज जनरली बेस्ड ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। सो कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें से मतलब ए आपका जो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है कितने से 500 लाख से, ओके। सो 500 लाख में ये इसका क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर है। दिस इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट, ओके। सो आपकी उसमें एक पूरा चैप्टर, और आपकी उसमें न्यूमेरिकल्स यहाँ से सिर्फ यही है, ठीक है। तो अब टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना है आपका 500 लैक्स। अब इसमें से इक्विटी कितना है आपका 200 एंड दस डेट पोर्शन इज 300, ओके। तो अगर आप इसका रेशियो वाइज इसको आपका कैलकुलेट करेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है फॉर दिस XYZ फर्म और फॉर दिस ए फर्म, तो हम लोग कैसे निकालेंगे 200 डिवाइड बाय 500, ठीक है, कितना हो जाएगा 40, ठीक है 40 हो जाएगा। सो 40 एंड इफ यू कैलकुलेट दिस 300 डिवाइड बाय 500 into 100, so equal to 60 I guess, ठीक है। तो 40:60, so debt ratio in this particular case is 40:60 for this XYZ company, okay। तो जैसे यहाँ पे आपका दिया है ना, यस हाँ, सो सही है हमारा कैलकुलेशंस, बहुत बेसिक आपका था, ठीक है। सो इफ दिस गिव कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ 60 डेट पोर्शन, ठीक है, 60 आपका डेट पोर्शन एंड 40 आपका इक्विटी पोर्शन, ठीक है। सो हाउ वी जनरली कैलकुलेट दिस वन, सो डेट टू इक्विटी रेशियो। तो जनरली अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर वाले यूनिट को पढ़ेंगे, सो वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा रखता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो कैलकुलेशन, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जहाँ पे आप NPV, IRR और पेबैक इनको पढ़ सकते हैं। खासकर NPV का क्लियरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम टेस्ट होता है एग्जामिनेशंस के अंदर, ठीक है। उसके थ्योरेटिकल भी और आपका आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी, ठीक है। तो दोनों को ही आपको ध्यान रखना। तो ये जो बेसिक्स हम लोगों का है किस तरीके से अप्लाई होगा, और डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा। अब अगर आप इसी यूनिट में जाएंगे ना, तो अगर आप कुछ मॉडल को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि लाइक जैसे डेविड डोरेंट जिनके द्वारा कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी दी गई, उन्होंने बोला कि इफ़ यू कीप डेट पोर्शन एट हायर साइड, सो इट विल हेल्प यू in financial leverages as well as it will increase your market value, okay। तो मार्केट वैल्यू अगर हम लोग डेट से फंड्स रेज करते हैं, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट इज लेसर देन इन कंपैरिजन टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा हायर होते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी जैसे अगर हम लोग इक्विटी के थ्रू फंड्स अगर आपका रेज कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिग्री ऑफ कंट्रोल है वो भी जाता है, आपको टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलते। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी थोड़ा सा हायर साइड पे होती है। कॉस्ट ऑफ डेट आप एक फिक्स रेट पे लोन ले रहे हो, और उसी को आप फाइनेंशियल लिवरेजेस बना रहे हो कि उसका जैसे आपने 10,000 करोड़ रुपीस का लोन लिया, आपने उससे एसेट्स क्रिएट किए। सो इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी योर valuation will remain same, but in case of cost of debt your valuations or your market value will increase by the same amounts, ठीक है। और दूसरा जैसे जो टैक्सेशन के फीचर्स है ना, कि जैसे आपने कॉस्ट ऑफ डेट लिया
ठीक है, सपोज दैट 10 करोड़ रुपीज का 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था पर एनम, सो सपोज दैट सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 करोड़ रुपीज का आप क्या पे कर रहे हैं, उस पर टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पे जनरली क्या होगा कि जब आप प्रॉफिट के बाद जब इंटरेस्ट जो आपका है ना उसको ऑपरेटिंग इनकम आप दिखाएंगे और वहां से वो माइनस होगा, तो वहां पे उसके बेनिफिट्स होंगे जो इक्विटी के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए कॉस्ट ऑफ डेट या कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर देर आर नंबर ऑफ थ्योरीज जिन्होंने बोला कि हाँ आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट होना चाहिए, सॉरी जो पोर्शन ऑफ डेट होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू इक्विटी पोर्शन। तो ये चीज आपका जो यहाँ पे बोला गया। अब इसी में हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, so what is weighted average cost of capital? Cost of capital is combination of two cost, one is cost of debt, another one is कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कंपनी ने 5 बार डेट लिया, 3 बार इक्विटी शेयर्स किए, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो दैट विल बी योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो ABC Limited has a capital structure comprising 50% debt, 50% equity. The cost of debt is 10% and cost of equity is 16%. So weighted average क्या होगा इसका, चलो बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। अगर इतना आसान क्वेश्चन देते तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो कॉस्ट ऑफ डेट इज, कॉस्ट ऑफ डेट कितना है आपका 10%, सो 0.10 इंटू आपका पोर्शन कितना है, सॉरी जस्ट अ मिनट, नॉट 0.10, हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट इज कितना 10% इंटू पोर्शन कितना है 0.50, ओके, प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16 इंटू आपका पोर्शन इज 50, ठीक है, ये इक्वल आपका रखा गया। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा आपका आंसर, सो 10 इंटू, सो 5, so 5 plus 8, so 13, ठीक है। so in this particular case your weighted average cost of capital will be 13, पहला केस। अभी इसमें थोड़ा सा एक और केस हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। so it is 13 in this particular case, बहुत ही आसान है, ठीक है। 13% आपका जो इसका weighted average cost of capital when equity the portion of equity and debt is same, ठीक है, ये चीज आपका। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको डेविड डुरेंट का नाम लिया, तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया, या ज्यादातर जो थ्योरिस्ट हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कि आपका इक्विटी का पोर्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए इन कंपैरिजन टू डेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अभी ये केस है 50-50। अब देखो दूसरे केस में हम लोग क्या समझेंगे, अगर हम लोग डेविड डोरेंट की उस थ्योरी को अप्लाई करते हैं, हम लोग डेट के पोर्शन को इंक्रीज करेंगे और उसको आपका डिक्रीज करेंगे। सो लेट्स हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, एडिशन, इफ द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज टू 60% डेट एंड इक्विटी। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आप डेट के पोर्शन को इंक्रीज करते हैं और इक्विटी को डिक्रीज करते हैं तो आपका जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट विल डिक्लाइन, वो थोड़ा सा क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज कितना है हमारा, कॉस्ट ऑफ डेट इज 10 इंटू 0.6 प्लस दूसरा हमारा कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16 इंटू 0.40, ठीक है। सो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, सो इट इज 6 प्लस इट इज 6.4, ठीक है। तो आपका कितना आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.4। सो पहले कितना था, ये 13 था और आपका अब कितना हो गया 12.4, ठीक है। सो जो थ्योरी आपका दिया गया था वो यहाँ पे प्रूव होता है और किस तरीके से ये रहता है कैलकुलेशन से अदर्स जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसी के ऊपर ना एक केस आपका जो आपके इसमें टेस्ट किया जाता है, तो वो केस कैसे आता है वो मैं आपको वहाँ पे बेसिकली आपको कंपैरिजन मिल जाएगा कि जैसे आपका इक्विटी रेशियो इज 100%, डेट इज 0, या फिर रिवर्स आपका डेट इज 100%, इक्विटी इज 0 और डेट और इक्विटी इज 50-50। तो इसमें आपको कौन सा प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल होगा, टैक्स बेनिफिट्स क्या होंगे अदर्स जो आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे I hope this particular is visible. So ABC having a total capital of 2 lakh, EBIT is 1 lakh for the year. So corporate tax is 25%,
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज 12%, ठीक है। अब ये देखो 3 सिनेरियोज आपको दिए गए, इसमें एक चीज आपका लिखा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट इज 12%, तो ये 12% ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका काउंट किया जाएगा, एंड जो कि आपके मतलब जिससे आप कहीं ना कहीं जो सरकार गवर्नमेंट के द्वारा जो रिबेट्स है उसमें मतलब जो टैक्सेस पे होंगे आपके, वो ये अमाउंट माइनस करने के बाद आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सो 3 सिनेरियो आपके, जैसे तीनों सिनेरियोज मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसे इबिट आपको दिया गया है 1 लाख 1 लाख 1 लाख, ठीक है, सबका आपका सेम अमाउंट है। डेट में अगर 100%, पहला केस क्या है आपका, डेट 100% है। सो इफ डेट इज 100%, सॉरी डेट 100% है, इक्विटी आपका कितना है, 0 है इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल पोजिशन क्या हो सकती है, ओके डेट इज 100%। तो अब दूसरा यहाँ पे इंटरेस्ट है कितना, 24,000 का, 2 लाख का 12% इज 24,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज दिस माइनस दिस, ओके। Then sorry, profit before tax is this 76,000। टैक्स रेट इज, अब यहाँ पे इस पे टैक्स काउंट होगा, ठीक है, सो 19,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट इज 57,000, दिस माइनस दिस, एंड टोटल इनकम बोथ डेट एंड इक्विटी इज 81,000। तो सबसे ज्यादा हम लोग जो अर्न करेंगे ना इफ योर डेट पोर्शन इज एट हायर साइड, ठीक है। अब बट एक ट्रेडिशनल थ्योरी और आपका एक और थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था जहाँ पे हम लोग 100% डेट भी नहीं रख सकते, ठीक है। सो एक लेवल आपका, जहाँ एक सुटेबल लेवल, उस लेवल को ब्रीच करना करेंगे तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो बी, जिसमें हमारे पास क्या है 50-50 है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये कंसीडर होगा, ठीक है। तो जहाँ पे इनकम आपकी होगी। तीसरा पोर्शन जहाँ पे डेट 0 है, इक्विटी आपका 100, तो टैक्स बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो ये केस आपका बेसिकली किसके ऊपर है, टैक्स बेनिफिट्स और जो फाइनेंशियल लिवरेजेस हम लोग लेते हैं आफ्टर रेजिंग डेट फंड्स, तो उनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम इनकम हमारी हो रही है बिकॉज इक्विटीज के केस में आपको टैक्स बेनिफिट्स आपका नहीं मिलेंगे, ओके। समझ में आया इतना सबको, यस और नो, क्लियर। चलो सो कमेंट्स के अंदर लिख के बताइएगा अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन होगा। चलो लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं आज के लिए, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, तो जब हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास 3 मेजर थ्योरीज हैं। अगर हम लोग जीआईबी के हिसाब से बात करें एएफएम का, बाकी बाद में आपकी सेंसिटिविटी एनालिसिस, आपका डाउन ट्रेंड एनालिसिस, ऐसे बहुत सारे एनालिसिस आते हैं, बट यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 3 मेथड, एनपीवी, पेबैक पीरियड, आईआरआर, ठीक है। सो व्हेन एनपीवी इज इक्वल टू 0 देन वी अप्लाई आईआरआर। पेबैक पीरियड इज हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक टू गेट बैक योर मनी, ठीक है। जैसे अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो कितने साल में आपका पूरा पैसा वापस होगा, उतने साल के बाद आपका प्रॉफिट अर्निंग शुरू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब एनपीवी मेथड्स, इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है ना कि आपको मतलब एनपीवी बेसिकली हमें क्या बताता है कि अगर हम लोग किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, सपोज दैट वी इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज इन एनी XYZ प्रोजेक्ट, सो हमने इस प्रोजेक्ट में आपका इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपीज, ओके। सो दिस वाज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, ठीक है, जो हम लोगों ने नेट आउटफ्लो इसमें किया है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है, आपको जो रिटर्न मिला, सपोज दैट दिस प्रोजेक्ट इज फॉर 3 ईयर्स, पहले साल के एंड में यू गेट 3 लाख रुपीज, सेकेंड ईयर में आपको मिला सपोज दैट 5 लाख रुपीज, एंड थर्ड ईयर के एंड में आपको मिला सपोज दैट अगेन 5 लाख रुपीज, ओके। तो हमने टोटल इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपए, और हमें टोटल इस नंबर्स के हिसाब से देखने में टोटल कितना मिल रहा है आपका 13 लाख रुपीज, ठीक है। नॉर्मल देखने में आपको क्या लग रहा है कि हाँ प्रोजेक्ट साउंड है, आपका जो रिटर्न है वो क्या है, हायर है एज कंपेयर टू योर इनफ्लोज, ठीक है। सो योर मतलब योर आउटफ्लोज, ओके। सो हमने जो इसमें आउटफ्लो किया था वो 10 लाख का था, और जो इनफ्लो हुआ है वो कितने का हुआ है, 13 लाख का। बट एनपीवी मेथड आपका क्या बोलता है ना, वो बोलता है ठीक है ये चीज आपने जो करी दिस इज ओके, बट हम लोग ये जो इनफ्लोज हो रहे हैं ना, इन इनफ्लोज को हम लोग इस वैल्यू के हिसाब से कंसीडर नहीं करेंगे, इट विल बी बेस्ड ऑन डिस्काउंट रेट। दैट मीन्स कि देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है कुछ चीज, मतलब इन्होंने क्या समझाया कि आज का जो 1 रुपये है 1 साल बाद का 1 रुपये है, ठीक है। इनकी अगर आप वैल्यू देखते हैं, सो दिस इज वैल्यू वाइज आपका ये क्या है, ये ज्यादा है ये कम है। रीजन क्या है, ड्यू टू इन्फ्लेशन
ड्यू टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इस 1 रुपये को अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता तो मैं उसको 1.5 रुपये बना देता या फिर कुछ और बना देता, ठीक है। सो एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दूसरा आपका कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिस हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला ये आउटफ्लो आपका आज हो रहा है, तो ये जो फ्यूचर इनफ्लोज है ना, इनकी वैल्यूएशंस भी आज के डेट पे होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर आप जैसे मतलब जो डिस्काउंटिंग फैक्टर्स आपको लगाना पड़ेगा एंड आपको कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर फ्यूचर इनफ्लोज, ओके। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज। अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं, 1 साल बाद का जो 3 लाख रुपए है और आज का जो 3 लाख रुपए, तो आज का 3 लाख रुपए वैल्यू ज्यादा है, तो अगर 1 साल बाद का 3 लाख रुपए है तो उसकी आज की कीमत डेफिनेटली क्या होगी, लेस देन 3 lakhs, ठीक है। सो इट इज सपोज दैट, मतलब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, ये फॉर्मूला है, ठीक है। कैश कैश फ्लो क्या है आपका, 3 lakhs डिवाइड बाय 1 + R इज रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, जितने का डिस्काउंट वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सो 1 आपका फर्स्ट ईयर का, प्लस कैश सेकेंड ईयर आपका 5 lakhs डिवाइड बाय 1 + R⁴, ठीक है, प्लस आपका 5 lakhs 1 + R⁴ माइनस इनफ्लो कितना था आपका 10 lakhs। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो आउटकम होगा, अगर वो आउटकम 10 lakhs से ज्यादा होता और पॉजिटिव में होता, सपोज दैट इट इज 50,000, सो दैट मीन्स वी शुड एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होना चाहिए। अब आपको क्वेश्चन इतना प्लेन भी नहीं मिलेगा, देखो एक तो ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, दूसरा वो आपको ना दे देगा प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, इसका एनपीबी ऐसे जा रहा है, इसका ऐसे जा रहा है, और इस तरीके से बेसिक कैलकुलेशंस के बाद आपको कैलकुलेट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपका प्रॉफिटेबल है, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है या जो जो आपका बेसिकली जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है इन कंपैरिजन टू दीज 2 प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके मैकमिलन के बुक के अंदर दिया गया था। सो कंसीडर अ फर्म वांट टू सेट अप अ टॉय मेकिंग प्लांट, ठीक है, एक कंपनी है आपका जो टॉयज बनाती है, तो वो एक टॉय मेकिंग प्लांट बनाना चाहती है। दूसरा केस में क्या है, उसके पास एक ऑफिस है, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, एक प्लांट है, उसको रिनोवेट करना चाहती है। मतलब यहाँ पे केस में आपको क्या मिलेगा, या तो वो नया प्लांट बनाए या फिर रिनोवेट करे जो ऑलरेडी हमारे पास है। अगर रिनोवेशन में जाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो इनिशियल कॉस्ट होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू बिल्ड अ न्यू प्लांट, बट जो आपका प्रोडक्टिविटी होगी, न्यू प्लांट का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा और आपका रिन्यूवेशन वाले प्लांट का प्रोडक्टिविटी कम होगा। तो ये केस आपको जहाँ पे दिया गया। So production of the toy require a new factory space and equipments. Either the firm can construct a factory on a site it has identified, or it can refit a factory that the running cost may be less due to a design that is more appropriate. Okay, the initial investment in the renovating the old factory is comparatively low, while however the running cost of this old factory will be high. Okay, the firm is faced with a choice of mutually exclusive investment opportunities. So यहाँ पे आपको A और B दो प्रोजेक्ट, तो हमारे पास केस क्या दिया उन्होंने कि एक फर्म आपका है जिसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो नई बिल्ड करें या फिर जो पुराना है उसको रिनोवेट करें। नए बिल्ड करते हैं तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होगा बट उसके आउटपुट्स अच्छे होंगे। पुराना को अगर हम लोग रिनोवेट करते हैं तो इनिशियल कॉस्ट कम होंगे बट उसके आउटकम्स क्या होंगे, आपके कम होंगे। तो यहाँ पे आपको आउटकम्स दिए गए हैं, ठीक है। सो जैसे इनिशियल अगर हम लोग, दिस इज प्रोजेक्ट ए किसके संबंध में, आपका न्यू, अगर हम लोग कोई नया बना रहे हैं, ठीक है, अगर न्यू मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड दिस इज द ओल्ड वन, ठीक है। सो हमारा इनिशियल आउटफ्लो है आपका 2000 करोड़ या जो भी अमाउंट है, ठीक है। सो 2000, अब यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दिया गया 10%, ठीक है। सो अगर हम लोग 2000 रुपीज का आउटफ्लो करते हैं आज के डेट में, इनफ्लोज क्या है, फर्स्ट ईयर के एंड में 350, 500, 600, 800, 800, 600, ये आपके क्या है, फ्यूचर इनफ्लोज हैं। अब फ्यूचर इनफ्लोज मैंने आपको बताया कि आपको डिस्काउंटिंग अलाउ करना होगा बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% था, तो उसके इस तरीके से आपके ये इंटरेस्ट रेट रहेंगे। तो अब मतलब एक्चुअल में जो हमें 1 साल बाद 350 रुपए मिल रहा है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट फ्यूचर इनफ्लो इज
318 रुपीज, इसका क्या है आपका 413, 600 का है आपका 450, 800 का कितना है 546। तो ये आपके क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज। तो ओवरऑल हमारा एनपीबी क्या है पॉजिटिव में है 564। सेम हमने प्रोजेक्ट बी ओल्ड आपका जो उसका रिनोवेशन है उसका देखा, वहां पे हमारे 1500 रुपये लग रहे, इनिशियल कॉस्ट कम है, बट जो इनफ्लोज है ना वो भी क्या है आपका कंपेरेटिवली कम है आपका, ठीक है। और इनका जो प्रेजेंट वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट किया तो हमारा जो टोटल एनपीबी आया नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट इज 373 रुपीज, ठीक है। 373 रुपीज आपका आया विच इज इन पॉजिटिव। अब देखो दोनों ही एनपीबीज क्या हैं आपके पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे मतलब हम लोग अगर दोनों में रिटर्न देखते हैं, रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं, सो प्रोजेक्ट ए जहां पे हमारा क्या है हायर साइड पे है आपका, ठीक है। सो प्रोजेक्ट ए जिससे हमें क्या मिल रहा है ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, सो वी विल गो फॉर दी लाइक टू बिल्ड अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर दिस टॉय मेकिंग थिंग्स, ओके। तो ऐसे केसेस जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आई शो यू अनदर क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। तो जहां पे तो यहाँ पे फिर एक्सप्लेनेशन आपका डिसीजन क्या होगा, तो जहां पे एनपीबी ज्यादा पॉजिटिव में होगा ऑब्वियसली विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए और बनाया है। सो एबीसी लिमिटेड वांट टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस, सो इट इज विलिंग टू इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज। द इन्वेस्टमेंट इज सेट टू ब्रिंग इनफ्लो ऑफ, तो यहाँ पे आपको इनफ्लोज दिए गए हैं। फर्स्ट ईयर आपका 1 लाख, सेकेंड ईयर 2,50,000, थर्ड ईयर आपका 3,50,000, फोर्थ ईयर आपका 2,65,000, फिफ्थ ईयर आपका 4,15,000। Assume the discount rate is 9%, ठीक है, ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लेट अस कैलकुलेट एनपीबी। अब एनपीबी कैसे कैलकुलेट करेंगे समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का देखो यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया गया, फर्स्ट ईयर का इनफ्लो कितना है आपका, सॉरी फर्स्ट ईयर इज 1 लाख, सो 1 लाख डिवाइड बाय 1 प्लस आर, आर इज 9% डिस्काउंट रेट, सो 0.09 दी पावर 1, ओके। प्लस सेकेंड ईयर इनफ्लो कितना है आपका 2.5 लैक्स, 2.5 लैक्स 1 प्लस आर 0.09, उसका भी जो भी डिस्काउंटेड रेट होगा दी पावर एन और 2। थर्ड ईयर सेम ऐसा, माइनस हम लोग कर लेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख। तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको डेटा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इनफ्लोज ये थे आपके, इनका जो प्रेजेंट वैल्यू, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो इज दिस, ये आपका है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो। तो अगर ये अमाउंट इसका जो टोटल है इफ इट इज ग्रेटर देन 10 लाख रुपीज, तो हम लोग इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर ये 10 लाख रुपीज से नीचे होता है वी विल रिजेक्ट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बिकॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख है। तो इस केस में जैसे नंबर्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो इट इज पॉजिटिव इन 29,000। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कैलकुलेशन वैसे लिखें तो 29,879, आई विल मेंशन हियर 29,879, सो इट्स इन पॉजिटिव। एनपीवी क्या है आपका पॉजिटिव में है, so we should accept this particular project और कंपनी should accept this particular project, okay। तो इस तरीके से जो आपका ये कंसीडर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन गाइस, एक और छोटा सा क्वेश्चन आपका। सो आई होप एनपीबी वाला केस आपको क्लियर हुआ होगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशंस में आपको 2 मार्क्स देके जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, कंफ्यूजन होता है तो कमेंट्स में लिख के बताइए, सो आई गेट बैक टू यू, ओके। चलो अगला क्वेश्चन गाइस, the total requirement of current assets of a firm estimated 100 lakhs. The firm has arranged short-term finance 75 lakhs, various sources. ठीक है, what is the amount of margin or net working capital required to the firm? What is the current ratio? देखो इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब इसके जो करंट एसेट्स हैं वो कितने हैं आपका 100 लैक्स, ओके 100 लैक्स आपका, एंड करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स मींस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू 75 लैक्स। अब इसने 2 चीजें आपको कैलकुलेट करने के लिए बोली है। पहला आपका नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो करंट एसेट्स इज 100 करोड़ माइनस 75, सो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन योर आंसर विल बी दिस, ओके। तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है दैट इज 75 करोड़, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर वन पहला। दूसरा आपको बोला है करंट रेशियो, सो करंट कैलकुलेट करंट रेशियो। सो करंट रेशियो क्या होता है आपका करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, 75 डिवाइड बाय
सॉरी 100 डिवाइड बाय 75, अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सो 100 डिवाइड बाय 75 विच इज इक्वल टू 1.33, 1.3 इज टू 1. ओके, सो 1.33 इज टू 1, जो कि इसका क्या हो जाएगा, आपका करंट एसेट्स हो जाएगा. ठीक है, सो देखो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया था आपके बुक में. सो नेट वर्किंग कैपिटल इज 100 माइनस 10, सो 75 लैक्स. And current asset divided by current liabilities, 100 divided by this 1.33 is to 1 is the current asset ratio for, current ratio for this particular firm. तो ऐसे फॉर्मूला ड्रिवन बहुत ही बेसिक उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. अभी हमारे पास बहुत टाइम है एग्जामिनेशंस के लिए, तो तब तक आप इनको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड दिस इज इट. ओके, तो आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन बेस्ड ऑन मॉड्यूल सी, तो जहां पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं. ठीक है, इसीलिए मैंने स्किप किया बी को, सी को सबसे पहले लेके आया, बिकॉज ये जो पूरा है ना फाइनेंशियल जो आपका मैथमेटिक्स जहां पे लिखा हुआ था, तो इनको देख के घबराना नहीं है. जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दी फॉर्मूलाज, जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने की जरूरत है, और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है. कोई दिक्कत होती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट्स के अंदर लिख के जरूर बताइएगा. एंड उससे रिलेटेड में कुछ वीडियोस या कुछ सेशन जहाँ पे उससे रिलेटेड कंटेंट को इंक्लूड करूँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग होगी. ओके, सो होप यू एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन. इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन कैसा लगा, और आने वाले उनके लिए आपको और कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो भी लिखिए. ठीक है, सो वी विल कम अप विद मोर वीडियोस. ओके, सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन. बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.